इमेजिन करो कि आज एक ब्रेड का पैकेट आपको 60 रुपये का मिलता है, तो अगले साल इसी टाइम के आसपास वो ब्रेड का पैकेट आपको कितने का मिलना चाहिए? शायद आप बोलोगे कि 65-66 रुपये का मिलना चाहिए, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर साल महंगाई थोड़ी बहुत तो बढ़ती ही है। ईस्ट सेंट्रल यूरोप में एक देश है हंगरी नाम का, और मोस्ट प्रोबेबली आपने इस देश का नाम सुना ही होगा। एक टाइम पे इस देश की करेंसी का नाम पेंगो था। 1945 में हंगरी में एक ब्रेड का लोफ 6 पेंगो का था और 1946 तक ये 6 बिलियन पेंगो का हो गया। मतलब सिर्फ एक साल में महंगाई 1 बिलियन टाइम से बढ़ गई। साल 1944 में इस देश का जो हाईएस्ट करेंसी नोट था वो 1000 पेंगो का था, जैसे अपने यहाँ अभी 2000 का है। और 1946 के जून तक इस देश का हाईएस्ट करेंसी नोट जो है वो 100 क्विंटिलियन का हो गया। एक क्विंटिलियन में 18 जीरो होते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार सोचिए कि ये कितना ज़्यादा है। और ये जो 100 क्विंटिलियन का नोट था ना, उसको अगर आप यूएस डॉलर में एक्सचेंज करने जाओ तो आपको सिर्फ 2.4 सेंट्स ही मिलते। लोग सूटकेसेस और बैग्स लेकर के जाते थे अपनी सैलरीज कलेक्ट करने के लिए। जिस कागज़ पे ये नोट छपते थे वो कागज़ ज़्यादा वैल्यूएबल हो गया था उन नोटों से। करोड़ों के करेंसी नोट सड़कों पे फेंके रहते थे और वहाँ के जो सफाई कर्मी थे, स्वीपर्स थे, वो उनको झाड़ू मार के हटा देते थे। किसी को परी नहीं थी। 1945 के अप्रैल में $1 250 पेंगो के बराबर था, जो कि 14 मई 1946 तक $1 1 बिलियन पेंगो के बराबर हो गया था। इस देश में उस समय चीज़ों के प्राइजेज हर 15.5 घंटे में डबल हो रहे थे। मतलब अगर अभी आपने प्याज को 100 रुपये किलो खरीदा है तो 15 घंटे बाद आपको वो 200 रुपये किलो मिलेगा, और उसके और 15 घंटे बाद आप इमेजिन करो कि आपको वो 400 रुपये किलो मिलेगा। ये हालत थी वहाँ पे। यहाँ का जो हाईएस्ट मंथली इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर, यानी जिस तेजी से चीज़ों की जो प्राइजेस होते हैं वो बढ़ते हैं, वो 3.19 क्वाड्रिलियन % था। अब ये कितना है ये मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन कंपैरिजन के लिए बता सकता हूँ आपको कि इंडिया का करंट इन्फ्लेशन रेट फॉर द मंथ ऑफ मार्च ओनली 5.7% का था। ग्लोबल एवरेज भी बस 3.5-4% का ही है। जो कंडीशन हंगरी में थी उसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर फिलिप केगन ने 1956 में पहली बार हाइपर इन्फ्लेशन को डिफाइन किया था, और उनके मुताबिक इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर जिस महीने में 50% के ऊपर चली जाए और जिस महीने तक वो 50% के ऊपर रहे, उस पीरियड को हम हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब ये होता क्यों है, इसके कई सारे कारण हैं, लेकिन एक मेजर और एविडेंट कारण जो है वो है सेंसलेस मनी प्रिंटिंग। मतलब जब सरकार पैसों को अखबार की तरह छापना शुरू कर देती है, ऐसे छापती है जैसे कि वो रद्दी के भाव छाप रही है, तो पैसों की परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता खत्म हो जाती है और चीज़ों के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। जितना ज़्यादा पैसा छपेगा उतना ही ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और उस पैसे को सपोर्ट करने के लिए अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, इकोनॉमी की ग्रोथ की स्पीड पैसों की स्पीड से मैच नहीं कर रही है, तो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। हंगरी के केस में भी यही हुआ। वहाँ वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद जो इकोनॉमिक डाउनटर्न आया था, इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गई थी, बिजनेसेस डेट में यानी कि कर्जे में फंस गए थे, वहाँ पे एग्रीकल्चर भी नहीं हो पा रहा था, तो जो मार्केट में प्रोडक्ट की सप्लाई है उसकी कमी हो गई थी, जिससे कि एक सप्लाई साइड शॉक हुआ। और अब एक नॉर्मल लॉजिक भी यही बोलता है डिमांड सप्लाई का, कि जब डिमांड ज़्यादा होगा और सप्लाई कम होगी तो प्राइजेस ऊपर की तरफ ही जाएंगे, बढ़ेंगे ही। अब हंगरी के गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया। उनको लगा कि भैया पैसा छाप देंगे तो समस्या सॉल्व हो जाएगी, और इससे वहाँ की इकोनॉमी को एक एक्स्ट्रा मनी सप्लाई मिला जिसको कि वो हैंडल नहीं कर पाए, और वहाँ शुरू हो गया हाइपर इन्फ्लेशन। हंगरी का जो हाइपर इन्फ्लेशन था वो नॉन ह्यूमन हिस्ट्री का वर्स्ट हाइपर इन्फ्लेशन था। अब आप बोलोगे कि सर पैसा प्रिंट करना तो अच्छी बात है, पैसा हमारे पास होगा तो इसमें बुराई क्या है, इससे तो फ़ायदा ही होना चाहिए, कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप। तो भैया मैं आपको समझाता हूँ, और एकदम सिंपल भाषा में 2-3 लाइन में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि इससे समस्या क्या होती है। अब इमेजिन करो कि पूरी दुनिया में बहुत सारे एप्पल्स हैं, सेब है, अनलिमिटेड सप्लाई है एप्पल्स की। मतलब सबके पास अपने अपने एप्पल के पेड़ है, सारे के सारे लोग एप्पल उगा रहे हैं, तो जो एप्पल के प्राइजेस है वो क्या होने चाहिए मार्केट में? आप बोलोगे कि या तो एकदम फ्री होगा या बहुत कम होगा। अब इमेजिन करो कि एप्पल्स की क्वांटिटी लिमिटेड हो गई है, मतलब मार्केट में सिर्फ 10-12 किलो सेब ही बचे हुए हैं, और लोगों के पास पैसा बहुत सारा है, ज़रूरत से कहीं ज़्यादा। मतलब इतना पैसा है कि सब कुछ करने के बाद भी पैसा बच जा रहा है, और एप्पल्स खाने की इच्छा भी हो रही है, और कहीं से उनके पास और पैसा हो गया लेकिन एप्पल्स नहीं हो पा रहे हैं।
तो अब वो क्या करेंगे, अब जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग एप्पल खरीदने की कोशिश करेंगे अपने सारे पैसों से। लेकिन जब हज़ारों अमीर लोग उन 10-12 किलो एप्पल्स को खरीदने की कोशिश करेंगे तो क्या होना चाहिए, एप्पल के प्राइसेस बढ़ेंगे, और वो बढ़ेंगे तो करोड़ों में बढ़ जाएंगे। जहाँ पहले एप्पल शायद 20 रुपये का मिल जाता हो, वहाँ अब 20 करोड़ का भी मिलना मुश्किल होगा। अब इमेजिन करो कि ये जो सिचुएशन है ये एक कंट्री की है, और एप्पल्स को आपको क्या करना है कि जनरल जो गुड्स मिलते हैं मार्केट में उनसे रिप्लेस कर देना है। तो उस कंट्री में आटा, चावल, सब्जी ये सब कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में है, और लोगों के पास पैसा अफरात है, अटैची भर के है, सूटकेस भर के है, तो क्या होगा आप बताओ। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है तो इकोनॉमी को भी उसी स्पीड से ग्रो करना पड़ेगा, वरना दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। अगर इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज इंक्रीज नहीं हो रही है, सिर्फ मनी सप्लाई बढ़ रहा है, तो वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। खैर, हंगरी ने 1946 में एक नई करेंसी लॉन्च कर दी जिसका नाम फॉरेंट था। उसको यूएस और आईएमएफ से कुछ फंडिंग भी मिल गई। यूएस ने हंगरी का जो गोल्ड रिजर्व सीज कर लिया था वर्ल्ड वॉर के समय पे, उसको भी वापस कर दिया, तो हंगरी 1-2 सालों में रिकवर कर गई। लेकिन आज इस वीडियो में हम ऐसे ही 4 और देशों के बारे में बात करेंगे जहाँ पे ऐसा ही कुछ हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था और स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। तो और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक बहुत ही ज़्यादा माइंड बेंडिंग क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ, जिस पे मैं चाहूँगा कि आप विचार ज़रूर करें। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। जिम्बाब्वे में एक समय राज करते थे रॉबर्ट मुगाबे साहब, जो कि कहने को तो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, लेकिन वो डिक्टेटर से कुछ कम नहीं थे। साहब को जनता की भलाई से ज़्यादा अपनी जेब की फिक्र थी। बोले तो अपना काम बनता, और जी हाँ, तो मुगाबे साहब ने जहाँ जहाँ भी वो टैक्स लगा सकते थे, जहाँ भी पॉसिबिलिटी थी, वहाँ वहाँ पे टैक्स लगा दिया। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के नाम पे उन्होंने ऐसा रायता फैलाया, ऐसा गंद किया कि इन्वेस्टर्स आने को तैयार नहीं थे, कोई इंडस्ट्री लगा नहीं रहा था, और जिम्बाब्वे में ज़्यादा खुद की कोई इंडस्ट्री उनकी है नहीं। जनता भुखमरी से गुजर रही थी, नौकरी किसी को मिल नहीं रही थी। तो अब परेशान मुगाबे साहब को रातों को नींद नहीं आ रही थी। एक दिन उनको अचानक से सपना आया, और उन्होंने सोचा कि बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। बोले मुझे किसी की क्या ज़रूरत, नहीं चाहिए मुझे किसी और से पैसा, मेरे पास तो खुद का ब्रह्मास्त्र है। मतलब बोले मेरे पास तो खुद का प्रिंटिंग प्रेस है, मैं तो अपना छापा खाना लेके बैठा हूँ। तो अब गेस करो कि मुगाबे साहब ने क्या किया होगा। जी हाँ, उन्होंने बिल्कुल ही शुरू कर दिया अपना छापा खाना। प्रिंटिंग प्रेस एकदम जोरों शोरों से चलने लगा, लाखों करोड़ों के करेंसी नोट्स प्रिंट होने लगे, लेकिन इन पैसों से कोई एक्चुअल प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी। इकोनॉमी में कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ। जो गुड्स और सर्विसेज थे इकोनॉमी के अंदर में, वो अभी भी लिमिटेड थे। भाई पैसा आखिर लास्ट में है तो कागज़ का टुकड़ा ही। जब सामान ही नहीं होगा खरीदने के लिए, तो उस कागज़ के टुकड़ों का आप करोगे क्या, बत्ती बनाओगे? अब जैसा मैंने पहले बताया कि अगर सेब 12 किलो ही है और पैसा 12 करोड़, तो सेब के प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही, और अगर बहुत तेज़ी से अचानक से बढ़ गए तो उसको बोलते हैं, जी हाँ आपने सही कहा, हाइपर इन्फ्लेशन। अब देखो ट्रैप कैसा है कि पहले पैसा छापने की वजह से प्राइस बढ़ने लगता है, और अब चूंकि प्राइस बढ़ गया है तो लोगों को वही सामान खरीदने के लिए और पैसों की ज़रूरत है, तो पैसा छापना पड़ता है। और जब हम फिर से पैसे छाप देते हैं क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है सामान खरीदने के लिए, तो फिर से प्राइस बढ़ जाता है और हमको फिर से पैसे छापना पड़ता है, और यहाँ पे मामला हाथ से बाहर निकल जाता है। इकोनॉमी जो है आवारा हो जाती है। कहते हैं ना लड़का आवारा हो गया, वैसी इकोनॉमी आवारा हो जाती है। 2001 में प्राइजेस 100% पर ईयर से वहाँ बढ़ रहे थे, 2002 में 200% से, 2003 में 600% से, और 2006 तक ये 1000% पर ईयर से बढ़ना शुरू हो गया। प्राइजेस हर 24 घंटे में डबल हो जा रहे थे। जिम्बाब्वे के लोग मिलियनियर्स तो बन गए थे, लेकिन वो $1 मिलियन जो थे वो किसी काम के नहीं थे, क्योंकि वहाँ 2-4 मिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर्स में तो 1 लीटर दूध भी नहीं मिल पा रहा था। अब मुगाबे साहब की समझदारी देखो कि प्रिंटिंग प्रेस में किसी को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही थी। वो नोट पे नोट छापे जा रहे हैं, $1 मिलियन के नोट, 100 मिलियन, 1 बिलियन, नाम लेते जाओ, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ये सब नोट वहाँ प्रिंट हो रहे हैं दिन रात, सुबह शाम। हद तो 2008 में पार हो गई, जब प्राइजेस हर महीने 1000% से बढ़ने लगे, और मुगाबे साहब ने $100 ट्रिलियन का एक नोट छाप दिया। इस क्राइसिस के पीक पर प्राइजेस 7.6 बिलियन% पर मंथ से बढ़ रहे थे, और $1 की वैल्यू इतनी सारी जिम्बाब्वियन डॉलर्स थी। आप खुद पढ़ लो कि ये कितना सारा है, मेरे से तो नहीं बोला जाएगा। 2008 के लास्ट में मुगाबे साहब को अपनी गलती का शायद थोड़ा बहुत एहसास हुआ, और इसीलिए उन्होंने जिम्बाब्वियन डॉलर को डेड कर दिया, उसको सर्कुलेशन से बाहर कर दिया, और वहाँ के जितने भी ट्रांजैक्शंस थे वो फॉरेन करेंसी में होना शुरू हो गए।
जून 1991 से लेकर के मार्च 1992 तक स्लोवेनिया, क्रोएशिया और मैकेडोनिया और बॉस्निया इंडिपेंडेंट हो गए यूगोस्लाविया से। तो सर्बिया और मोंटेनेग्रो जैसे देशों ने मिलकर के बनाया फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया। इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी उसकी वजह से यूगोस्लाविया का जो नया अभी फेडरल रिपब्लिक बना था उसके ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए गए थे। यूगोस्लाविया एक ऐसा देश है जो कि इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट था, जिसकी वजह से उसका सारा का सारा काम इंपोर्ट से चल रहा था और अब वहाँ ट्रेड बंद हो गए। अब प्रॉब्लम एक और थी कि देश छोटा हो गया था, टेरिटरी कम हो गई थी, लेकिन मिलिट्री, पुलिस फोर्स और ब्यूरोक्रेसी अभी भी साइज़ में उतनी ही थी। तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि आमदनी अठन्नी थी और खर्चा रुपया हो रहा था। ट्रेड और इंडस्ट्री नहीं होने की वजह से आउटपुट कम हो गया था और इकोनॉमी परेशानी में आ गई थी। टैक्स से भी जो पैसा आता था गवर्नमेंट को वो भी कम हो गया था, क्योंकि जब लोग कमाएंगे ही नहीं तो टैक्स कहाँ से भरेंगे। इंडिया में लोग कमा के नहीं भर रहे हैं, वहाँ बिना कमाए कहाँ से भरते। अब वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है उनको लगा कि सब कंट्रोल में करने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि भैया पैसा छापो, तो उन्होंने शुरू कर दिया अपने पैसे छापने की मशीन। यहाँ का जो हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट था वो एक टाइम पे 313 मिलियन % तक पहुँच गया था। हर 1.5 दिन यानी कि 1.5 डेज में प्राइसेस डबल हो रहे थे। एक ब्रेड का लोफ वहाँ पे 500 मिलियन दिनार में मिलता था। सुबह पैसे छपते थे और शाम तक जब तक वो जनता के पास पहुँचते तब तक उन पैसों की वैल्यू गिर चुकी होती थी। फाइनली 6 जनवरी 1994 को यूगोस्लाविया की करेंसी भी डेड हो गई और जर्मन मार्क को वहाँ का ऑफिशियल करेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। अब जब बात जर्मनी की उठी ही है तो चलिए थोड़ा जर्मनी को भी समझ लेते हैं। अब ये मत कहना कि मैं बार बार ब्रेड के लोफ को बीच पे क्यों ले आता हूँ, लेकिन समझने वाली बात यह है कि 1922 में ब्रेड का एक लोफ जर्मनी में 163 मार्क का मिलता था, जो सितंबर 1923 तक 1.5 बिलियन और नवंबर तक 200 बिलियन का हो गया था। ये बात मैं कर रहा हूँ जर्मनी की उस समय की जब वो वाइमार रिपब्लिक के अंदर में आता था। मामला इतना ख़राब हो गया था कि हर 3.7 डेज में प्राइजेस वहाँ पे डबल हो रहे थे। वर्कर्स को आवरली बेसिस पे पेमेंट करना पड़ता था, क्योंकि जब तक वो पैसे लेके मार्केट में जाते तब तक पैसा डिवेल्युएट हो चुका होता था। रेस्टोरेंट के अंदर में मेन्यू तक दिखाना बंद हो गया था, क्योंकि मेन्यू दिखाने का कोई मतलब बचा नहीं था, कोई फ़ायदा नहीं था। जब तक कोई इंसान खाना खा के उठता तब तक प्राइजेस बढ़ चुके होते थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी को काफ़ी दिक्कतें हुई। जर्मनी के ऊपर में वॉर को स्टार्ट करने का ब्लेम लगा था। जिन टेरिटरीज़ को उसने ऑक्यूपाई किया था वॉर के टाइम पे उसको वापस करना पड़ा, जिससे एक अनस्टेबिलिटी की शुरुआत हुई। अब इसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की वजह से जर्मनी को रेपेरेशन यानी कि जुर्माना उन देशों को जिसको वॉर की वजह से इफेक्ट हुआ था, जर्मनी ने इफेक्ट किया था, उनको जुर्माना भरना पड़ा। अब ये जुर्माना जो है या तो वो गोल्ड में भरना पड़ता था या फिर फॉरेन करेंसी में भरना पड़ता था। इसके अलावा जर्मनी ने जो वॉर को फंड किया था, युद्ध को जो फंड किया था, वो डेट यानी कि कर्जा लेकर के किया था। उन्होंने सोचा था कि अगर हम वॉर जीत जाएंगे तो जो टेरिटरीज हम हासिल करेंगे उनकी मदद से इस लोन को पे ऑफ कर देंगे, लेकिन जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 हार गई और अब लोन पे करने का उनको कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। अब सरकार को डेट भी पे करना है, लोन भी वापस करना है और जुर्माना भी भरना है, उसके लिए फॉरेन करेंसीज भी खरीदनी है और कोई रास्ता समझ में आ नहीं रहा है। तो एक रास्ता जरूर बच जाता है, वो है अपने देश में जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको चालू कर दिया। तो यहाँ भी शुरू हो गया छापा खाना। अब इसके आगे समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप लोग समझदार हो, अब तक तो समझ ही गए होंगे कि वहां पे पैसा छापने से क्या हुआ। 1914 में $1 4.2 जर्मन मार्क के बराबर था, जो कि नवंबर 1923 तक 4.2 ट्रिलियन जर्मन मार्क का हो गया था। 1924 में एक नई करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके बाद थोड़ी स्टेबिलिटी इकोनॉमी के अंदर में आई। ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था जर्मनी के अंदर में, उसको हिटलर जी के राइज की एक काफ़ी बड़ी वजह भी मानी जाती है। यहाँ भी लगभग हर 4 दिन में प्राइजेस डबल हो रहे थे। हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट 13,800% तक पहुंच गया था। हाईएस्ट करेंसी नोट 100 ट्रिलियन ड्रामका की थी और ऐसी ही सिमिलर चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे भी मिल जा रही थी। ग्रीस भी वर्ल्ड वॉर 2 के मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स और वॉर फंडिंग की वजह से काफ़ी डेट में आ गया था। उसने भी काफ़ी सारा लोन ले लिया था, जिसकी वजह से वो परेशान था। इकोनॉमी का बुरा हाल हो रखा था, प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा था, इंडस्ट्रीज काम नहीं कर रही थी और यहाँ के गवर्नमेंट के पास रिवेन्यूज़ भी आना धीरे धीरे कम होने लग गए थे। तो फिर क्या किया होगा गवर्नमेंट ने? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, उन्होंने भी चालू कर दी अपनी प्रिंटिंग प्रेस और शुरू हो गया पैसों को छापने का काम। और यहाँ पे भी शुरू हो गया हाइपर इन्फ्लेशन का एक सिलसिला। 1981 में ग्रीस ने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया और यूरो को एज अ करेंसी अडॉप्ट कर लिया, जिसके बाद से थिंग्स आर मोर और लेस अंडर कंट्रोल। अब ये मत सोचने लगना कि हाइपर इन्फ्लेशन का सोल्यूशन है पुरानी करेंसी को खत्म कर देना और नई करेंसी को इंट्रोड्यूस कर देना। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी तो फिर से जो नई करेंसी इंट्रोड्यूस की गई है उसका भी वही हाल होगा।
जब भी किसी हाइपर इन्फ्लेटेड कंट्री ने नई करेंसी को इंट्रोड्यूस किया है तो वो जो नई करेंसी है वो सॉलिड एसेट से बैक थी, जैसे कि गोल्ड या फिर कोई भी और स्टेबल फॉरेन करेंसी। तो अभी तक आपको एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि जब आपके पास रेवेन्यू कम होने लगता है देश के पास, या लोन बढ़ जाता है, या कोई और समस्या आती है, तो पैसा छापना इज नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन। प्रिंटिंग मनी मेक्स द कंडीशंस वर्स, इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है। और ये सारे एग्जांपल्स हिस्ट्री से हैं, पास्ट से हैं, और हम जानते हैं कि द वाइज लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स, मतलब जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं वही समझदार हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज के टाइम पे कंट्रीज ऐसी गलती नहीं करें। लेकिन अभी रिसेंटली 2016 में वेनेजुएला ने यही सेम प्रिंटिंग मनी स्ट्रेटजी को यूज़ किया और वहाँ पे भी रिजल्ट सेम आया, वहाँ पे भी हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। लेकिन एक माइंड बेंडिंग क्वेश्चन पूछूं, साल 2020 में कोविड के पीक पे जब यूएस इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही थी, तब यूएसए ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा मॉनेटरी इन्फ्लेक्स दिया यूएस इकोनॉमी को। 2020 में यूएस गवर्नमेंट ने क्वांटिटेटिव ईजिंग के नाम पे 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स की करेंसी नोट्स को प्रिंट करके मार्केट में सप्लाई कर दिया। इतना पैसा यूएसए ने अपने पूरे हिस्ट्री में कभी भी एक साथ प्रिंट नहीं किया था। ये जो 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स का जो करेंसी नोट प्रिंट हुआ था, ये उस टाइम पे यूएस में जितना भी पैसा सर्कुलेशन में था उसका 1/5 था। तो कायदे से यहाँ पे भी हाइपर इन्फ्लेशन होना चाहिए था ना। लेकिन आज भी यूएस का इन्फ्लेशन रेट सिर्फ 7% के आसपास है और अभी फिलहाल तो 5% से भी नीचे आ गया है। इनफैक्ट यूएस के इस कांड की वजह से दुनिया के और देशों में इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत बढ़ गया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये हम जानेंगे अगले वीडियो में, वो भी इन डिटेल। तब तक आप सोचो और मैं चलता हूं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपने सोच लिया है तो। मिलते हैं फिर, बाय बाय।